आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 11 जून 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। अमेरिकी फौज के दिमाग, पेंटागन में अचानक लगा लॉकडाउन, हवा में जहरीला मटेरियल मिलने से मचा हंगामा। आज रात ईरान पर फिर बड़े हमले करेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने किया तेल जजीरे पर कब्जा करने का ऐलान। ईरान ने आखिरकार बंद की दुनिया के तेल सप्लाई की शहरग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही ठप। उधर सेंटकॉम का कुछ और ही दावा। कागजों पर सीजफायर के बावजूद साउथ लेबनान पर इसराइल की जोरदार बमबारी, कई इलाकों में फिर बरसी तबाही। और इसराइल की ओफोर जेल में फलस्तीनी कैदियों पर रूह कपा देने वाला तशद्दुद, खूंखार कुत्तों से हमला कराने के अलावा लगे कई सनसनीखेज इल्जाम। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। एक माजरत के साथ कि देर में आ रहा हूँ, यकीन मानिए 10 से सवा 10 बजे तक की लेटेस्ट अपडेट लेकर आ रहा हूँ। तो खबर बनने और अपडेट होने में और एडिट होने में वक्त लगता है। शुरुआत एक बड़ी खबर से। पेंटागन में लॉकडाउन लगने की खबरें सामने आई हैं। लॉकडाउन अमेरिका के सबसे सिक्योर कहे जाने वाले पेंटागन में कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है या फिर कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जिसने अमेरिकी फ़ौज को फ़ौरन अलर्ट जाने पर मजबूर कर दिया है। 11 जून की शाम आई खबरों के मुताबिक पेंटागन के अंदर किसी खतरनाक या हैज़ार्डस यानी जहरीले मटेरियल की मौजूदगी का शक पैदा हो गया है, जिसके बाद वहां जांच शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, इमारत के एक हिस्से में मौजूद लोगों को वहीं रुकने का हुक्म दिया गया है और फायर फाइटर्स को भी मौके पर बुलाया गया है। ये सब खबरें कह रही हैं, आप हेडलाइंस पढ़ ही रहे हैं। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि पेंटागन के सेफ्टी सिस्टम ने हवा की क्वालिटी में एक ऐसा मसला पकड़ा या एक ऐसा मटेरियल पकड़ा था जिसके बाद एहतियाती कदम उठाए गए। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक अमेरिकी हुक्काम ने यह नहीं बताया कि हवा में आखिर ऐसा क्या पाया गया जिसने पेंटागन जैसे बेहद महफूज फौजी मरकज़ में अलर्ट की सूरत पैदा कर दी। क्या वहाँ जो चलते हैं एसी जो पूरा प्लांट है उसमें किसी ने कुछ मिलाया, जैसा हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आए। हालांकि बाद में कुछ खबरों में इसे एक फॉल्स अलार्म भी बताया गया, जैसे कि CNN में बताया गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि पेंटागन सिर्फ एक दफ्तर नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी फौजी मशीनरी का दिमाग माना जाता है। यानी अमेरिका कहाँ और किस लेवल की जंग लड़ेगा, कहाँ किस मुल्क में कितने साल तक उसकी फ़ौज टिकी रहेगी, वो सब कुछ इसी इमारत में तय होता है। रोज़ाना करीब 30,000 फौजी और सिविल मुलाजिम यहाँ काम करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर होने वाला कोई भी गैर मामूली वाक़या फ़ौरन पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। दूसरी खबर एक सवाल के साथ, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के साथ डील की उम्मीद छोड़ते दिखाई दे रहे हैं? और क्या महीनों की नाकाम बातचीत के बाद उनकी मायूसी अब नए हमलों की शक्ल में सामने आ रही है? 11 जून की शाम सामने आए ट्रंप के ताज़ा बयान से कम यही तस्वीर बनती दिखाई दे रही है। ट्रंप ने कहा है आज ही शाम कि अमेरिका आज रात ईरान पर फिर से बहुत सख्त हमले करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि ईरान के खार्ग जजीरे और तेल से जुड़े दूसरे अहम ठिकाने भी अमेरिका अपने कब्जे में ले सकता है। लेकिन इस खबर की सबसे अहम बात सिर्फ हमला नहीं बल्कि ट्रंप के लहजे में दिखाई देने वाली बढ़ती मायूसी है। पिछले कई हफ्तों से ट्रंप लगातार दावा कर रहे थे कि वो ईरान के साथ एक बड़ी डील कर लेंगे। उनका कहना था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला सुलझ जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा खुल जाएगा और जंग का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन अब तक इनमें से कोई भी वादा या दावा पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। वजह है ईरान की अपनी शर्तों पर अड़े रहने की जिद। यही वजह है कि ट्रंप के बयानों में अब बातचीत से ज़्यादा गुस्सा, दबाव और जवाबी कार्रवाई की बातें सुनाई दे रही हैं। अमेरिकी मीडिया में भी ये कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बात से खासी नाराज़गी महसूस कर रहे हैं कि महीनों की कोशिशों के बावजूद, हफ्तों की कोशिशों के बावजूद ईरान से कोई समझौता नहीं हो पाया है। दरअसल बात यह है कि कुछ ही दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के साथ डील बहुत करीब है, लेकिन अब वही ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत देर कर दी है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उधर ईरान भी साफ कर चुका है कि लगातार अमेरिकी हमलों और दबाव के माहौल में बातचीत आगे बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में दोनों तरफ से आने वाले बयानों को देखकर ये लगता है कि डील का रास्ता पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल में पड़ चुका है और पाकिस्तान भी तो इस सीन में नहीं आ रहा डील करवाने में।
यानी 11 जून की शाम ट्रंप का बयान सिर्फ एक नई धमकी नहीं, बल्कि इस बात का इशारा भी हो सकता है कि जिस डील को लेकर वो इतने दिनों से भरोसा जता रहे थे, अब खुद उन्हें भी उसके कामयाब होने की उम्मीद कम होती दिखाई दे रही है। और दोस्तों, नाउम्मीदी एक बेहद ख़तरनाक बला का नाम है, क्योंकि इसमें इंसान सबसे ज़्यादा नुकसान वाले कदम उठा लेता है। नाउम्मीद लोग क्या करते हैं आपको पता है। एक सवाल ये और ये खबर ये कि क्या ईरान ने आखिरकार वो कदम उठा लिया है जिसकी धमकी महीनों से दी जा रही थी? और क्या अब दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम शहरक बंद होने जा रही है? 11 जून को सामने आई खबर के मुताबिक ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगली इत्तला तक के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया। और ये सब कुछ हुआ 10 और 11 की रात अमेरिकी हमलों के बाद। ताज़ा बनी ईरान की पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रीजन में अमरीकी फोर्सेस की तरफ से पैदा की गई तानातनी और ईरानी फोर्सेस के ताज़ा बयानों को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ़िलहाल बंद रखा जाएगा। इतना ही नहीं, जिन जहाज़ों को पहले से ही यहाँ से गुजरने की इजाज़त मिल चुकी थी, उन्हें भी समंदर में लंगर डालने और नई हिदायत का इंतज़ार करने को कहा गया है। कहा गया थांबा, वहीं रुको, आगे मत बढ़ना, ठोक दिए जाओगे, इजाज़त मिले, पत्ता मिले, निकल जाना। एक और ख़बर, आज ही ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगली इत्तला तक बंद करने का ऐलान किया गया था, जैसा हमने पिछली खबर में बताया। लेकिन इसी बीच 11 जून की रात करीब 9:30 बजे अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक पोस्ट जारी करके दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रांजिट के लिए खुला हुआ है। यानी अमेरिका कह रहा है कि जहाज़ अब भी वहाँ से गुजर सकते हैं। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि समंदर में असल सूरत हाल क्या है, कंट्रोल किसका है? क्या ईरान ने सिर्फ ऐलान किया है या वाकई जहाज़ों की आवाजाही रोक दी गई है? और अगर रास्ता खुला है तो फिर ईरान के ऐलान का असली मतलब क्या है? और अगर दोनों अपने दावों पर कायम हैं तो क्या समंदर में बड़ा उधम होने वाला है? 11 जून को एक तरफ जॉर्डन की फौज ने दावा किया कि उसने ईरान की तरफ से सुबह दागी गई 20 मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया, यानी इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की IRGC कह चुकी है कि जॉर्डन में मौजूद अमरीकी कमांड सेंटर को निशाना बनाने के लिए सिर्फ 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी। यानी सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान ने 12 मिसाइलें दागी तो जॉर्डन ने 20 मिसाइलें इंटरसेप्ट कैसे कर ली? मिसाइलों ने हवा में बच्चे दे दिए, या कोई ईरान की आड़ में और चला रहा है 8 मिसाइलें? मुमकिन है कि जॉर्डन मिसाइलों के साथ किसी और चीज़ को भी गिन रहा हो, या फिर दोनों तरफ से सामने आ रहे आंकड़ों में से कोई एक सही ना हो। फिलहाल इतना साफ है कि मिसाइलों की तादाद को लेकर दोनों तरफ के दावे एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। लेकिन ईरान अगर कम मिसाइलें बता रहा है तो कम ही दागी होंगी, वरना तो लोग बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने गिराई है 20, तो ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हुआ बयान लगता है। हालांकि हम इसकी हकीकत नहीं जानते। दोनों के दावों के एतबार से ये खबर आप तक पहुंचा दी। लेबनान की खबर, सीज फायर की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन लेबनान में बमबारी अब भी नहीं रुकी है। 11 जून को सामने आई खबरों के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने साउथ लेबनान और बीका इलाके में कई नए हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल सुवाने, खिरबत सेलेम, सजूद और अल रैहान के दरमियान मौजूद इलाकों पर कई हमले किए गए। इस दौरान जानी नुकसान और ज़ख्मियों की खबरें भी सामने आईं। दिलचस्प बात यह है कि हमले ऐसे वक्त हो रहे हैं जब कागज़ों में सीज़फायर अब भी मौजूद है, लेकिन ज़मीन पर हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तबाही और खून से हर रोज़ एक नई इबारत लिख रहे हैं। यही वजह है कि लेबनान में बहुत से लोग अब इस सीज़ फायर को सिर्फ नाम का सीज़ फायर कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ समझौते की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ साउथ लेबनान और बेका में लगातार हमलों और हवाई हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसराइल की ओफोर जेल से सामने आई एक रिपोर्ट ने फ़लस्तीनी कैदियों की हालत को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। फ़लस्तीनी प्रिजनर्स मीडिया ऑफिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि ओफोर जेल के अंदर कैदियों को बेहद ख़राब हालात का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में कैदी स्किन की, जिल्द की बीमारियों, फंगल इन्फेक्शन और पिस्सुओं से परेशान हैं, जबकि उन्हें ज़रूरी इलाज नहीं दिया जा रहा। कैदियों पर कुत्तों से हमला करवाने के दावे और इल्ज़ाम भी लगाए गए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई कैदियों के जिस्म पर लाल धब्बे, जख्म और दूसरी तकलीफदेह अलामात दिखाई दे रही हैं। इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है बिना इलाज के। लगातार खुजली और इन्फेक्शन की वजह से उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन मेडिकल मदद नाकाफ़ी बताई जा रही है। इतना ही नहीं, फ़लस्तीनी प्रिजनर्स मीडिया ऑफिस ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि जेल के अंदर बार बार होने वाली रेड्स और सख्त बर्ताव ने कैदियों की मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, इसराइल की ओफोर जेल को लेकर इससे पहले भी फ़लस्तीनी तंजीमें और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कई बार फिक्र का इजहार कर चुके हैं, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट का कहना है कि हालात पहले के मुकाबले और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हालांकि इन इल्ज़ामात पर इसराइली हुक्काम की तरफ से फ़ौरन कोई जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ये दावे सही हैं तो सवाल ये उठता है कि जेल के अंदर मौजूद फ़लस्तीनी कैदी आखिर किन हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक और ख़बर ये और सवाल के साथ कि क्या सऊदी अरब और लेबनान के रिश्तों में आखिरकार बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है। 11 जून को सामने आई खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने लेबनान से आने वाले एक्सपोर्ट पर लगी करीब 5 साल पुरानी पाबंदियां ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। इससे लेबनान को काफ़ी फ़ायदा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ आउन की दरख्वास्त के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लेबनानी सामानों को दोबारा सऊदी अरब आने की और बिकने देने की इजाज़त दे दी है। ये फ़ैसला ऐसे वक्त में आया है जब पिछले कई सालों से दोनों ममालिक के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा था और लेबनानी एक्सपोर्ट्स पर लगी पाबंदी ने वहाँ की इकनॉमी को भी नुकसान पहुँचाया था। उधर सऊदी अरब की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने या उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाफ सलाम से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब लेबनान के इस्तिकाम यानी स्टेबिलिटी, उसकी खुद मुख्तारी और वहाँ के लोगों की भलाई का हिमायती है। दोस्तों, लेबनान इस वक्त सिर्फ सियासी नहीं बल्कि बड़े इकनॉमिक क्राइसिस से भी गुजर रहा है। ऐसे में सऊदी बाज़ार का दोबारा खुलना लेबनानी कारोबारियों और एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यानी 11 जून की ये खबर सिर्फ कारोबार की नहीं बल्कि सऊदी अरब और लेबनान के दरमियान बेहतर होते रिश्तों की निशानी मानी जा रही है। हर खबर में मैं तारीख़ बता देता हूँ, आदत नहीं है, बस कुछ लोगों के लिए। वो तो कहते हैं टाइम भी बताओ, मैंने पूछा सेकंड भी। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।